अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहले है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल बना हुआ है आपके सामने और इसके वर्टेक्सेस पे क्या पड़े हैं? तीन मासेस। और इस सिस्टम के सेंट्रोइड पे, मतलब वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है यहाँ सेंट्रोइड होगा कहीं। देखो जो भी मीडियंस होते हैं ना इनके, मीडियन मतलब जो ट्रायंगल को आधा आधा कर देते हैं, जहाँ ट्रायंगल के मीडियंस मिलते हैं, ये तो चलो टेढ़ा हो गया, ये लाइन, फिर उसके बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जहाँ वो मिलते हैं वहाँ मीडियन होता है। अब मीडियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको मैंने बड़ी बार बता दी हैं, फिर से बता देता हूँ कि मीडियन यहाँ कहीं होता है। मीडियन ऐसी जगह पे होता है जहाँ ये इस वाली हाइट को, जो वाइट वाली लाइन दिख रही है आपको, उसको 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब मैं इसको अगर एक्स मानता हूँ, किसको? इस वाली लेंथ को, विच इज़ ओ डी, और ये है ओ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। तो अगर मैं इसको ओ डी को एक्स मानता हूँ, तो जो ओ ए है वो डबल होगी इसकी, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि आप याद रख सकते हो कि जो एक्स होगा दैट इज़ योर, जो भी इसकी लेंथ होगी, मान लो साइड एल दी है, तो L/2√3 होता है। अगर आप इसको याद नहीं रख सकते तो दूसरा ऊपर वाला याद रख लो, वो होता है L/√3। तो आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। पर आपको याद दोनों ही होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप कोई एक याद रखो ताकि उससे दूसरा याद रह जाए। तो मेरे ख्याल से ये वाला L/√3 याद करना ज़्यादा आसान है, तो ये ऊपर वाला L/√3 होता है और नीचे वाला इसका हाफ होता है। बस इसका ध्यान रखना, ये ना हो कि आप नीचे वाला L/√3 याद कर लो और ऊपर वाला उसका डबल कर दो, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास वैल्यू। हमें पता करना है पोटेंशियल। तो देखो पोटेंशियल फाइंड करना ना बड़ा आसान होता है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो जो भी V होता है वो होता है -Gm/r, ठीक है। R इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू दैट मास। अब देखो इसमें एक ही में एम आ रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। एक एम आ रहा है तो आपको एक एम से काम होगा, दूसरे एम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब देखो सेंट्रोइड, सेंट्रोइड आ गया यहाँ कहीं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले मास से जो इसकी दूरी होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेम दूरी यहाँ से भी होगी। तो मैं इसको अभी के लिए आर लिख देता हूँ। सेम वही दूरी यहाँ से भी होगी, तो ये भी आर आ गया, ये भी आर आ गया। तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर आप इस राइट साइड वाले ट्रायंगल में देखोगे तो आर की वैल्यू भी आपको पता है। आर इज इक्वल टू कितना आएगा? 2x। 2x मतलब L/√3। तो मैं लिख देता हूँ L/√3। अब ये सब के लिए L/√3 ही रहेगा क्योंकि आर सेम है। सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस सभी मासेस से इक्वल होता है, और कितना होता है? L/√3। इस चीज़ को याद रखना है आपने, ठीक है। अब आते हैं मासेस पे। एक ही मास से ही होता है, तो इस O पॉइंट पे जो ये पहला मास है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगी वो होगी, तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ V इज इक्वल टू, टोटल होगी ना, वो होगी V1 प्लस V2 प्लस V3। तो मतलब ये फर्स्ट मास ले लेते हैं, ये सेकंड ले लो, ये थर्ड ले लो। अच्छी बात ये है कि तीनों की डिस्टेंस बराबर है, तीनों के मास सेम है। तो V में तो यही चीज़ तो होती है। V इज इक्वल टू क्या होता है? -Gm/r। तो देखो तीन चीज़ें हैं, तीन में से G कांस्टेंट है, M सेम दिए हैं सभी के, R भी सेम है। तो इसका मतलब है कि जो V आएगा वो सबका सेम ही होगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 ऑफ कोई एक V निकाल लो, तो दिस इज V डैश इज इक्वल टू 3 इंटू कोई एक V लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, इस मास का सिस्टम लिख देता हूँ। इस मास की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी वो होगी V इज इक्वल टू -G, ये वाला M अपॉन यही वाला R, ठीक है। R की वैल्यू हमें पता है, तो मैं अब ये उठा के यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा -Gm/r। अब बस आपको इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, जिसमें कि वैल्यू पुट करनी है।
-3 बाहर आ जाएगा, जी एम भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर की जगह पुट करना था L/√3, तो मैं यहाँ L/√3 पुट कर देता हूँ। L/√3 ऊपर आ जाएगा, तो मतलब √3 ऊपर आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। V एट O पॉइंट, पोटेंशियल जो आएगी ए ओ पॉइंट पे वो सबका एडिशन होगी, तो एरो लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, जैसा आपने फोर्स में किया था वैसा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। तो आंसर आएगा -3 √3 जी एम बाय एल। दिस इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये आ गया पहला क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल पे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन में लिखा है कि दो पार्टिकल्स हैं जो आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, m और 4m मास के, r डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। तो मतलब पहले आपको वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो है, मतलब नेट ई जो है वो ज़ीरो है, पहले वो फाइंड करना है। ऐसा ही क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो एफ फाइंड करने में या ई फाइंड करने में, कोई एक होगा उसमें से। तो ई ज़ीरो कहाँ होती है वो फाइंड कर चुके हो, वैसे ही यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद उस पॉइंट का कुछ डिस्टेंस आएगा। लेट सपोज 4m मास ज़्यादा है, तो इसकी वजह से फील्ड भी ज़्यादा होगी, मतलब फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो जो फील्ड ज़ीरो वाला पॉइंट आएगा वो स्मॉल मास की तरफ होगा। लेट सपोज वो यहाँ पहुँच गया पी पे, ठीक है। अब ये पी पॉइंट पे पहुँच गया, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कुछ होगा और इधर से भी कुछ और होगा। फिर आपको क्या करना है, आपको बस इस सिस्टम का वी निकालना है, इसका और इसका, और दोनों को ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि अब डायरेक्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वी इज़ स्केलर क्वांटिटी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। तो देखो क्या बनता है। तो अब हम सबसे पहले ना ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्योंकि वही फाइंड करनी पड़ेगी, उसी से एक्स निकलेगा। तो लेट सपोज मेरे को थोड़ा सा आइडिया तो है ही है, मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया तो है ही है कि स्मॉल मास की जगह वो पॉइंट आएगा, के नज़दीक आएगा। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस पे इस मास से, तो यहाँ से कितना होगा r-x। तो देखो यहाँ दो क्वेश्चन आ जाएंगे, दो क्वेश्चन इकट्ठे निपट जाएंगे। एक आएगा पॉइंट फाइंड करना जहाँ फील्ड ज़ीरो होती है या फोर्स ज़ीरो होती है। नेट फोर्स भी ज़ीरो होगी जहाँ ई ज़ीरो होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ ज़ीरो होती है वहाँ फोर्स भी ज़ीरो होती है। तो फिर से देख लो, अब आ गया m और 4m। तो अब फील्ड कहाँ ज़ीरो होगी? फील्ड ज़ीरो का मतलब क्या हुआ? फील्ड ज़ीरो का मतलब हुआ कि इस m की वजह से जो अट्रैक्शन फील्ड होगी, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, वो, और जो इसकी वजह से होगी वो, इसको मैं E4m लिख देता हूँ। ये दोनों बराबर होंगी, तो बराबरी तो करनी है, तो लिख दो फॉर्मूला। ई एम की वजह से इज इक्वल टू E4m की वजह से। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज तो मैंने एरो लगा दी है, एरो लगा दी है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे ज़ीरो होने के लिए इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तभी ज़ीरो होंगे ना। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर बराबर हैं तो ज़ीरो हो जाएगी फील्ड, तो यहाँ फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। तो वैल्यू लिख देते हैं। फॉर्मूला तो हमें पता है ई का क्या होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ई का फॉर्मूला होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस, और दूसरा भी ई है। फिलहाल वी यूज़ करना है। वी का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया था, -gm/r होता है, ठीक है। तो इन दो फार्मूलाज का यूज़ करना है हमने। तो पहले तो ई निकालना ही पड़ेगा हमें, तो ई निकाल लेते हैं। ई नहीं मतलब एक्स निकालना पड़ेगा ना, तो वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। तो देखो फर्स्ट मास की वजह से जो ई होगी, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं, क्यू दे देता हूँ। दिस इज़ क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट पे जो ई होगी एम की वजह से वो होगी जी एम, एम तो एम ही है, छोटा वाला एम, डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। तो उम्मीद आपको ये समझ आ गया, ये जी एम बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने। अब दूसरे पार्टिकल को देखो, इसका मास 4m है। 4m है तो फॉर्मूले में जी एम की जगह 4m लिखोगे, डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस r-x है, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा।
बस तो लगभग सॉल्व हो ही गया है। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपके पास, जी एम कट जाएगा, ये जी एम कट गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों साइड रूट ले लेना है। जब कुछ नहीं होता है तो वहाँ एक बच जाता है ना, तो यहाँ आ जाएगा 1/x। तो आप ये लिख के देख सकते हो। ऊपर है √4, √4 होता है 2, डिवाइडेड बाय, नीचे है r-x का होल स्क्वायर, तो वो बचेगा r-x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, हमें निकालना है x, तो 2x इज इक्वल टू r-x। तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू r, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, r/3। तो r/3 ये x है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम m पार्टिकल। तो दूसरा वाला डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियसली टोटल r है, x आ गया हुआ है, तो दूसरा कितना होगा, r-x। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब इसका नाम मैं r1 दे देता हूँ। दिस इज r1, r1, दिस इज r2। r1 हमारा सॉल्व करने के बाद आ गया हुआ है r/3, और r2 हमारा सॉल्व करने के बाद आ गया हुआ है 2r/3। तो अब देखो ये क्या बन गया, r1 r2 आ गए। अब हमें v फाइंड करना है। तो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, आपने बना लिया होगा इसको। तो ये आ गया r1, ये आ गया आपका r2, ये हट गया है। अब क्वेश्चन में आपको v फाइंड करने के लिए r1 r2 तो मिल गया, m भी आपके पास है, अब आपको बस v फाइंड करना है। तो मैं ये भी हटा देता हूँ। तो देखो, जो v आएगा इस पॉइंट q पे, जिसका नाम मैंने यहाँ पे q दिया था, उस q पे जो v आएगा वो दोनों की वजह से होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए ऐड हो जाती है डायरेक्टली। तो आपको बस v1 प्लस v2 लिखना है ओनली। अब v1 v2 फाइंड कर लेते हैं। v1 इज ये इस मास की वजह से, v2 इज इसकी वजह से। तो अब आपको पता है v का फॉर्मूला तो बड़ा ही आसान है, -g पहला मास डिवाइडेड बाय r1, r1 इज योर r/3, माइनस दूसरा वाला, बीच में तो प्लस है पर वो फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा, -g दूसरे का मास है 4m, डिवाइडेड बाय ये आ गया आपके पास r2, r2 इज 2r/3। अब बस मैथमेटिकली इसको सॉल्व भी करना है आपको। तो 3 ऊपर आ जाएगा दोनों का, तो कॉमन आ जाएगा 3gm/r। जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो होगा आपके पास, फर्स्ट में तो 1 बचेगा, दूसरे में -4 बचेगा। ठीक है, तो देखो कितना बन रहा है ये, 1 - 4, अच्छा /2 भी है, तो /2 भी लिख देता हूँ। तो ये तो कट के बन जाएगा 2, तो 1 - 2 इज -1, -1 इंटू 3 इज प्लस का 3, तो आंसर आ गया 3gm/r। तो ये आंसर आ गया आपके पास। अच्छा सॉरी, ये माइनस कॉमन ले लेना, ये प्लस हो जाएगा। तो 2 + 1 3 होता है, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, माइनस का 9 आएगा, तो -9 लिख देते हैं यहाँ, -gm/r ही आना था यहाँ, तो -gm/r, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो इसको देख लेना, ये साइन कॉमन निकाल लिया था ना। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। तो इसको आपने नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये लिख लो। अब आगे चलते हैं। तो देखो, नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब ये क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन बना लेते हैं इसको, बट उससे पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। तो देखो होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो एनर्जी है, मतलब वो सिस्टम की एनर्जी होगी। उसमें ऐसा नहीं होगा कि किसी पॉइंट पे फाइंड करनी है आपको, जैसे वी में था, ई में था, एफ में था, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे अगर दो सिस्टम का पार्टिकल है, मतलब दो पार्टिकल का सिस्टम है, तो ये दो पार्टिकल ले लिए मैंने, एक बड़ा ले लिया एक छोटा ले लिया।
m1 m2 और बिटवीन डिस्टेंस r, तो इनकी एनर्जी होगी u इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाय r। हमें नहीं पता कि ये कहाँ रिजाइड करेगी, क्या पता ये फर्स्ट के पास हो, क्या पता ये सेकंड के पास हो, क्या पता ये पूरे सिस्टम के पास हो, क्या पता हर जगह पे हो। तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते कि एनर्जी कहाँ होती है, वो सिस्टम की होती है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही तीन पार्टिकल का सिस्टम होता है। तीन पार्टिकल के सिस्टम में क्या होगा, ये पार्टिकल आ गया, यहाँ पार्टिकल आ गया और एक पार्टिकल यहाँ कहीं आ गया। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ m1, इसका नाम दे रहा हूँ m2, इसका नाम दे रहा हूँ m3। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट सपोज r12 नाम दे देता हूँ, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का नाम दे देता हूँ r23, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का नाम दे देता हूँ r13। तो ये आ गया r13। तो अब पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम के किसी पॉइंट पे तो होती ही नहीं है, तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी। तो देखो कैसे निकलेगी। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसमें फॉर्मूला लगाना होता है। पहले पहले तो आपको देखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3 है। तो आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है जो कम्बिनेशन से सॉल्व होके आता है। तो आप शॉर्टकट समझ लो उसको, n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये वो फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में क्या होगा, n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 लिख दो, 2 इंटू 1/2 मतलब 1। तो देखो एक ही आंसर आया, मतलब टर्म एक ही बन रही है, ठीक है। अब यहाँ 3 है, तो इसका मतलब 3 टर्म्स बननी चाहिए। तो देख लेते हैं लिख के, क्या 3 आ रही हैं, मतलब 3 इंट्रैक्शन फोर्सेस होंगी वो, जैसे कि इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, सबकी एनर्जी लिख दो। देखो आगे 3 आंसर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ u ऑफ दिस सिस्टम जो कि 3 पार्टिकल का है, दैट इज फॉर्मूला वही रहेगा माइनस जी एम एम बाय आर स्क्वायर, m1 m2 जो भी होगा। तो g यहाँ पे आ जाएगा m1 m2 अपॉन r12 माइनस g इंटू m2 m3 अपॉन r23। सिमिलरली एक और आ जाएगा इसके साथ, जो तीसरी क्वांटिटी है, विच इज माइनस जी m1 m3 अपॉन r13। दिस इज योर आंसर। अब देखो इसमें क्या हुआ है, 3 पार्टिकल है तो 3 टर्म्स आ गई, 1 2 3। कैसे पता चला, इस फॉर्मूले से। अब आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, फॉर्मूला तो आपको पता लगी गया। अब आते हैं 4 सिस्टम के पार्टिकल में, 4 पार्टिकल के सिस्टम, 1 2 3 4। अच्छी बात यह है कि अभी ना इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, ये भी एल है। आप 1 2 करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल ही है। अब इनके कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, तो देखो पहले तो यही एल होंगे जो मैंने लिखे हैं, सबके मास में एम ले लेता हूँ ताकि अच्छा सा आंसर आए हमारे पास। तो पहले तो यही है जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, एल 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 एल, 4 एल है। और वो चारों पार्टिकल्स के बीच की इंटरेक्शन एनर्जी हो सकती है तो होगी। अब हम फॉर्मूले से देखते हैं क्या आएगा। तो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, कितने पार्टिकल हैं, 4, तो 4 इंटू 3, n इंटू n-1 था डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया आंसर, 3 2 6। तो इसका मतलब 6 टर्म्स बननी चाहिए, या आप बोल सकते हो कि 6 कम्बिनेशन बनने चाहिए, लेकिन 6 तो बन ही नहीं रहे, ये तो 4 दिख रहे हैं हमें। तो 2 डायगोनल वाइज भी होंगे। तो ये देखो, एक और दूसरा, ठीक है। तो ये बनेंगे कम्बिनेशन। अब मैं इस सब को हटा देता हूँ यहाँ से, ये आपने लिख लिया होगा 3 सिस्टम वाला।
तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि हम सॉल्व कर सकें। तो देखो, ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है ये मैं यहाँ बना रहा हूँ फिर से। और पार्टिकल आ जाएंगे इधर, इधर और इधर, 4 पार्टिकल। सबसे पहले मेरे को कॉम्बिनेशन लिखना है जो, वो है इसकी एनर्जी दोनों की। दोनों m है, दोनों के बीच का डिस्टेंस l है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सारी लाइन में u ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, सबसे पहले इन दोनों की जो मैंने रेड एरो लगाया, माइनस जी, क्या वो एम स्क्वेयर अपॉन एल होगी, ठीक है, ये होगी। सेम टू सेम ऐसे ही इन दोनों की भी होंगी, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, मास भी सेम है। क्या इन दोनों की भी यही होगी, डिस्टेंस सेम मास सेम? क्या इन दोनों की भी यही होगी, डिस्टेंस सेम और मास सेम? इसका मतलब आप इस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -4, 4 इंटू माइनस जी एम स्क्वेयर बाई एल, 4 टर्म्स आ गई। मेरे को कितनी चाहिए थी, 6, 4 इंटू 3/2, मतलब 6 टर्म्स चाहिए थी। तो 6 कम्बिनेशन बनने चाहिए। अब आते हैं अगले दो पे। दो होंगे डायगोनल वाले, क्योंकि साइड्स की लेंथ l है, तो आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल की लेंथ होगी √2l। तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब प्लस तो होगा नहीं, यहाँ माइनस ही आएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस इंटू जी एम स्क्वेयर, क्योंकि उनका मास भी m ही है, अपॉन बिटवीन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, √2l। ये बन गई आपकी वैल्यू। अब ऐसे ऐसे फिर से दो हैं, तो इसका मतलब मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो डायगोनल है ना, तो 2। ये आ गया आपका आंसर। हो सकता है इसको कॉमन वॉमन निकाल के लिखा हो, तो वो आपने खुद देख लेना ऑप्शंस में। माइनस कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ सकता है, जी एम स्क्वेयर तो आएगा ही, डिवाइडेड बाय एल भी आ जाएगा। बाकी उन्होंने क्या कॉमन निकाल के लिखा है कंफ्यूज करने के लिए, वो आपने खुद देख लेना है। ये बचा 4, 4 में क्या बचेगा, 2, 2 तो बाहर आ गया, माइनस 2/√2 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/√2। अब इसको सॉल्व नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम है, करना है तब भी कर सकते हो आप। ये आंसर है वैसे। ये 4 सिस्टम के पार्टिकल्स का आंसर आ गया। ऐसे ही 3 का होता है, ऐसे ही 2 का होता है। बस आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। ऐसा इतने कम्बिनेशन हो सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल के। नेक्स्ट देखो, अब बोला है कि इन द गिवन सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m on the vertices of equilateral triangle of side A। तो देखो, ये आ गया आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके वर्टेक्सेस पे मासेस पड़े हुए हैं। कितने मासेस हैं, 3। तो ये 3 मास पड़े हैं, इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है ए और ए। ऐसा क्वेश्चन में लिख दिया है। तो ये देखो, साइड ए के ट्रायंगल पे पड़े हैं। अब बोला है कि उनको चेंज करके साइड्स 2a करनी है, मतलब उनकी डिस्टेंस बढ़ा देनी है। पहले ए दूरी पे है, अब वो 2a पे करनी है। तो फिर बना देते हैं। तो लेट सपोज ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड्स 2a हैं। मास वही है, बस डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि 3 पार्टिकल हैं, तो 3 इंट्रैक्शन फोर्सेस होने वाली, एक इनके बीच में, दूसरी इसके बीच में और तीसरी इसके बीच में। तो लिख देते हैं हम इसको। तो बड़ी आसान सी है, डिस्टेंस ए ही है, तो हमें पता है अब ये तीनों इकट्ठी होने वाली हैं, तो मैं -3 तो पहले लिख देता हूँ। जी आ गया, एम सेम है तो एम स्क्वेयर भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, सबके बीच का डिस्टेंस सेम है, इसीलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली। तो ये आ गया आपका यू ए मतलब यू इनिशियल आ गया। फाइनली जो आपको सिचुएशन चाहिए उसमें उन्होंने खुद ही बोल दिया कि इसकी साइड 2a हो जानी चाहिए, तो आप 2a कर दो।
तो 2a बन गई। सब कुछ सेम है, बस एक ही जगह 2a लिखना है। तो u इनिशियल, सॉरी u फाइनल है, ये u फाइनल इज इक्वल टू -3gm² बाय डिस्टेंस पहले a था, अब साइड्स का डिस्टेंस कितना है 2a, तो यहाँ लिख दो फिर 2a। बस यही आपकी फाइनल वैल्यू है। अब हमें चाहिए था वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, ये लिखा हुआ है देखो। तो देखो आपको एक नया फॉर्मूला याद रखना है। एक होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका फॉर्म, सॉरी अभी ग्रेविटेशन चलेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका नेगेटिव इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये आपने फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब एनर्जी में चेंज अपने आप आ रहा है, मतलब ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, ये तब यूज़ करना होता है। लेकिन अगर आप बोलो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, तो वो होता है पॉजिटिव का वर्क डन। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो अभी कौन सा यूज़ होगा, अभी हमने इसको खुद उठा के 2a पे रखना है, तो इसलिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एक्सटर्नल वर्क डन वाला। तो मैं लिख देता हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बड़ा आसान से, एक्सटर्नल होगा तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करो, ग्रेविटी की वजह से देख रहे हैं तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर देना, ठीक है। फिलहाल तो हमारे पास वैल्यू है ये -3/2 gm² बाय a। और आगे क्या है, फॉर्मूले का माइनस, फिर उसके बाद यू इनिशियल। यू इनिशियल इज फिर से -3gm² बाय a। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये प्लस का बन गया। अब आपको इसको सॉल्व करके देखना है। तो सॉल्व करना क्या है, सॉल्व भी हो गया ये। तो देखो क्या बन जाएगा, 3gm² बाय a -3/2 gm² बाय a। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कॉमन निकालने के बाद, तो देखो यहाँ क्या बच रहा है, 3। लेट सपोज दिस इज एक्स क्वांटिटी, ये भी एक्स क्वांटिटी हुई, फिर 3x माइनस 1.5x, तो 3 में से 1.5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1.5 ही बचेगा। तो दिस इज योर आंसर। आंसर इज प्लस का 3/2 gm² बाय a। तो ध्यान से देखो, जो वर्क डन है वही एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी जो भी आया है वही वर्क डन है। इसका मतलब सिस्टम को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा है वो ये कहने का मतलब।